नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की ऑनलाइन अंग्रेजी की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासेस जो अंग्रेजी की चल रही है उसमें हमारा सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का चल रहा है। और सेकंड चैप्टर के जैसा कि आपको बताया था कि दो भाग है। पहला भाग जो है वो सीमापुरी दिल्ली से रिलेटेड है और साहिब की बात करता है, और दूसरा जो भाग है वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में बेंगल इंडस्ट्री जो है चूड़ी उद्योग है उसको हम पढ़ रहे थे। और जो राइटर है अनीस जंग वो फिरोजाबाद जाती है। बेंगल इंडस्ट्री के जो लेबरर है, मजदूर है और चाइल्ड लेबरर है, जो बाल श्रमिक है, उनकी जो बस्ती है, उनका जो सेटलमेंट है, उनकी जो बस्ती है वहां पर वो विजिट करती है। और जो वो विजिट करती है और जो बातचीत करती है और जो वो देखती है वो हमारे सामने एज इट इज प्रस्तुत कर देती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मुकेश के घर वो जाती है, और वो सारी बातचीत हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिरोजाबाद बेंगल जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, और आप आज जो है वो सविता नाम की एक लड़की से उसकी बातचीत होती है, तो उसको हम शुरू करते हैं। ये तब तक आप तस्वीर देखिए फिरोजाबाद बेंगल्स की। ये देखिए आप, फिरोजाबाद बेंगल जो है वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉस्ट स्प्रिंग टेक्स्ट चौथा पार्ट फिरोजाबाद पार्ट का टुडेज क्लास में आज हम पढ़ेंगे। राइटर्स कन्वर्सेशन विद सविता एंड हर ग्रैंडमदर। सविता और उसकी ग्रैंडमदर से जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप, जो वार्तालाप है, जो बातचीत होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। और उसके अलावा ये जो लेबरर्स हैं, जो बाल श्रमिक हैं, चाइल्ड लेबरर हैं, उनके उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं ये भी आपको बताएंगे। पॉलिटिशियंस का क्या रोल हो सकता है, मिडिलमैन का क्या रोल है, और साहूकार का क्या रोल है। मिजरेबल कंडीशन तो इनकी है ही है, मिजरेबल यानी दयनीय, दयनीय दशा जो है वो बेंगल इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले हैं वो जारी है, कंटिन्यू है। और साथ में हम जो आज इस पार्ट को पढ़ेंगे उसकी वोकेबलरी भी अपन पढ़ेंगे, मीनिंग भी देखेंगे, शब्द भंडार भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में होगी। तो शुरू करते हैं। देखो, तो पिछली जो क्लास थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और पूरे लेसन को समझने के लिए जितने पार्ट्स इस वीडियो के डाल रखे हैं उसको क्रम से देखें आप, तो सारा लेसन आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लेते हैं और ढंग से देख लेते हैं, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इस लेसन में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जो आपको ना समझ में आती हो। तो शुरू करते हैं। देखो, सविता, ये सविता से जुड़ा हुआ इस साल की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा थी उसमें क्वेश्चन भी आया था कि सविता कौन है। सविता अ यंग गर्ल, एक युवा, एक छोटी लड़की है, मतलब छोटी लड़की है। यंग गर्ल इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, ड्रेब पिंक ड्रेस पहनी हुई जब वो जाती है तो ड्रेब पिंक ड्रेस पहनी हुई। ड्रेब का मतलब हल्के रंग की, उसका रंग फीका पड़ गया है। पिंक जो रंग है वो फीका पड़ गया है, फीके रंग की ड्रेब हो गई है वो, क्योंकि पुरानी हो गई है। पॉवर्टी स्ट्रिकन है ना, ये गरीबी से ग्रसित है। तो ड्रेब पिंक ड्रेस पहने हुए सविता बैठी है। आप जो है वो चित्रण की कल्पना करिए, अपने दिमाग में चित्रण बनाइए। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली वुमन यानी एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी है। एक बुजुर्ग महिला के पास, अलोंग साइड यानी के पास में बैठी है। कौन बैठी है? सविता नाम की एक लड़की ड्रेब पिंक ड्रेस पहने हुए। सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग। ये देखो, ये वर्ड मैंने आपको पहले लेसन में बताया था। ये याद होने चाहिए आपको कि कौन सा वर्ड कब बताया था। 3 वर्ड एक साथ बताए थे ना, कि सोल्जर जो सैनिक होता है वो, सोल्डर जो कंधा होता है वो, और सोल्डरिंग यानी जोड़ते हुए धातु वगैरह या कांच वगैरह को जोड़ रही है वो, मतलब किसी मशीन से। सोल्डरिंग पीसेस, टुकड़े जोड़ रही है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े जोड़ रही है, उनको शायद गोलाकार आकार दे रही है। कुछ तस्वीरें भी हम देखेंगे, कुछ इमेजेस के जरिए भी हम कल्पना करने की कोशिश करेंगे, माइंड में जो पिक्चर है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सविता नाम की एक यंग गर्ल है, ड्रेप पिंक ड्रेस में पहनी हुई है। सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमन, एक
बुजुर्ग महिला के पास बैठी है और सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और जो है वो कांच के टुकड़े को जोड़ रही है वो। अब देखो उसके हाथ जो हैं, एज हर हैंड्स, उसके हाथ मूव मैकेनिकली, उसके हाथ जो है वो मूव यानी चलते हैं, उसके हाथ चलते हैं मैकेनिकली यानी मशीनी अंदाज में, मशीन की तरह चलते हैं, इतने फास्ट चलते हैं। यानी इस इंडस्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबरर को रखने का एक कारण यह भी है कि उनकी अंगुलियां बड़ी नाजुक होती है, बड़ी कोमल होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, और जो बड़े लोग जो काम नहीं कर पाते वो बच्चे कर देते हैं। तो उसके हाथ जो है वो चलते हैं कैसे, मूव मैकेनिकली, सविता के एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। मशीन के जो चिमटे होते हैं ना, टोंग्स, किसी मशीन के चिमटे की भांति, की तरह, किसी मशीन के चिमटे की तरह चलते हैं। जिस प्रकार से सिलाई मशीन की सुई नहीं चलती ऐसे ऐसे खटाखट ऐसे चलती है ना ऐसे, तो ठीक उसी तरीके से उसके हाथ, किसके हाथ चल रहे हैं, सविता के हाथ चल रहे हैं। सविता कौन है, वो वहां एक छोटी बच्ची है जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करती है। और यंग, ये क्वेश्चन आया था इसी साल 2024 की बोर्ड की परीक्षा में, अ यंग चाइल्ड लेबरर, अ यंग चाइल्ड लेबरर या गर्ल हु वर्क्स इन बेंगल इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन कराएंगे तब आपको लिखा देंगे। आई वंडर, मैं सोचती हूं, आई वंडर, मैं सोचती हूं, वो जो चूड़ियां बना रही है, क्या कर रही है वो चूड़ियां बना रही है। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प्स मेक। इफ सी नोज, यहां इफ आया था ना पहले, इफ सी नोज, ये क्वेश्चन बन गया यहां पर, ये रिपोर्टेड स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो क्या वह जानती है, क्या वह जानती है, क्या वह जानती है, क्या जानती है। राइटर कहती है कि मैं आश्चर्य करती हूं या मैं सोचती हूं, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं वंडर के, कि मैं सोचती हूं कि क्या वह जानती है, सैंक्टिटी जानती है क्या, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी क्या होती है भाई, पवित्रता, यानी ये जो चूड़ियां हैं इनकी पवित्रता, प्योरिटी, ये चूड़ियां कितनी पवित्र मानी जाती है हमारी कल्चर के अंदर, क्या वो जानती है। इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक इट, जिन चूड़ियों को हेल्प्स मेक, जिन चूड़ियों को वो बनाने में सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है, जिन चूड़ियों को बनाने में, जिन बेंगल्स को बनाने में वो सहायता कर रही है, क्या उन चूड़ियों की सहायता जो कर रही है, हेल्प कर रही है, क्या उन चूड़ियों की सैंक्टिटी जानती है कि नहीं जानती है। उसे पता तो है क्या कि इसकी कितनी सैंक्टिटी है, इसका क्या प्रतीक है, ये चूड़ियां किस चीज की प्रतीक है। ये जो बेंगल्स है, ये हमारी कल्चर के अंदर, ये जो बेंगल्स है वो हमें हमारी जो कल्चर है उसमें क्या सिंबलाइज करती है, ये क्या उसे पता है क्या, वो राइटर सोचती है ना, तो खुद ही बता देती है राइटर क्या सिंबलाइजेज करती है। इट सिंबलाइजेज, यह प्रतीक है, इट सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है अन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक है। चूड़ियां जो है वो भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक है ना। जो विवाहित मैरिड वुमन जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो चूड़ियां पहनती है। चूड़ियां पहनना हमारी कल्चर में अनिवार्य माना जाता है। ये इंडियन वीमेन सुहाग का प्रतीक है। सीधा प्रश्न आ सकता है, व्हाट डज द बेंगल्स सिंबलाइज, और या सीधा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स। तो इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस थोड़ा लंबा वर्ड है ये। ऑस्पिशियस होता है शुभ, और ऑस्पिशियसनेस यानी शुभत्व का प्रतीक है। ये शुभत्व का प्रतीक है। जो ये चूड़ियां है वो शुभत्व का प्रतीक है, ऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। इन कहां, कब प्रतीक है ये ऑस्पिशियसनेस? इन मैरिज, शादी के अंदर, विवाह के अंदर, है ना। जो पूरी चूड़ियों का जो ले जाया जाता है ना, चूड़ा जो जिसको कहते हैं, तो क्यों ले जाया जाता है? दुल्हन को चूड़ियां पहनाई जाती है, और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि वो जो मैरिड वुमन है, जो दुल्हन बनने जा रही है, वो हमेशा उन चूड़ियों को पहनेगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रतीक है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक है, ये सुभत्व का प्रतीक है, सुभत्व,
है ना, शुभत्व इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी के अंदर, विवाह के अंदर ये शुभत्व का प्रतीक है। इट विल डॉन, अब ये सविता है, इसको नहीं पता कि ये चूड़ियां किसकी प्रतीक है, सैंक्टिटी नहीं पता उसे, वो बना रही है, बच्ची है ना अभी, लेकिन राइटर कहती है इट विल डॉन ऑन हर, डॉन ऑन हर, किसी दिन मालूम पड़ेगा उसे, डॉन ऑन अचानक से मालूम पड़ेगा, किसी दिन मालूम पड़ेगा या समझ में आएगा उसे, डॉन ऑन, डॉन ऑन, ये डॉन है। डॉन वैसे भोर का समय होता है, सुबह का समय, सुबह का समय, डे ब्रेक का समय होता है, लेकिन यहां पर ये मतलब है कि इट विल डॉन, विल लगा ना, फ्यूचर की बात है ये फ्यूचर में इट विल डॉन ऑन हर, डॉन ऑन हर यानी किसी दिन उसे रियलाइज होगा, किसी दिन उसे समझ में आएगा, महसूस होगा, जब ये सडनली अचानक ही पता चलेगा, वन डे, किसी दिन, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका सिर ड्रैप्ड यानी लिपटा हुआ होगा, जब उसका सिर लिपटा हुआ होगा, लपेटा हुआ होगा सिर पर लाल घूंघट, लाल घूंघट, रेड वेल उसके ऊपर जब लपेट दिया जाएगा एक दिन, और रेड वेल यानी लाल घूंघट उसको कब निकालेगी। और आगे बताया कि हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हाथ भी डाइड यानी रंग दिए जाएंगे, रंगे होंगे, रंगे होंगे, डाइड होंगे, किससे, रेड, लाल रंग दिए जाएंगे, उसके हाथों पर लाल रंग चढ़ जाएगा, किसका, हिना का, हिना का, हिना क्या होती है भाई, मेहंदी, मेहंदी जब उसके हाथों में लग जाएगी, जब लाल घूंघट, रेड वेल जो है, रेड वेल जो है वो उसे, जब वो उसका हेड जो है वो ड्रैप्ड विद रेड वेल, लाल घूंघट से जब ढक दिया जाएगा, और साथ में उसके हैंड्स, यहां पर हेड है, यहां पर हैंड है, गौर करना, और उसके हाथ जो है वो लाल रंग दिए जाएंगे हिना से, हिना मेहंदी से, एंड रेड बेंगल्स, और लाल चूड़ियां रोल्ड ऑन टू, रोल्ड ऑन टू पहना दी जाएगी, कलाई पर पहना दी जाएगी, या सरका दी जाएगी, या चढ़ा दी जाएगी, कलाई के ऊपर रोल करके, रोल यानी घुमा घुमा के चूड़ी चढ़ाते हैं ना महिलाएं या लड़कियां, इस बात को अच्छे से समझेगी, चूड़ी पहनती है महिलाएं, तो रोल करके और घुमा के उसको, मतलब रोल कर दी जाएगी, पहना दी जाएगी, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रिस्ट क्या होती है, कलाइयां, कलाइयां, उसके हाथों में, उसकी कलाइयों पर चूड़ियां पहना दी जाएगी, लाल चूड़ियां, लाल घूंघट, रेड बेंगल्स, रेड हैंड डाइड रेड विद हिना, और हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, और लाल घूंघट जो है वो निकाल लेगी वो, उस दिन उसे मालूम पड़ेगा कि इस चूड़ियों का, इन चूड़ियों की सैंक्टिटी क्या है, पवित्रता क्या है, इन चूड़ियों का जो है वो, ये चूड़ियां किस बात की प्रतीक है, क्या सिंबलाइजेस करती है ये, तो उस दिन वो क्या बन जाएगी, शी विल देन बिकम ब्राइड, उस दिन शी विल वो बिल देन बिकम बन जाएगी, बनेगी, उस दिन वो बनेगी, जब ये सब चीजें होगी ना, ये सब चीजें होगी, देन यानी तब वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, ब्राइड यानी दुल्हन बन जाएगी, वो दुल्हन बन जाएगी, वो दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड बन जाएगी, कौन बन जाएगी, सविता बन जाएगी, और जिस दिन वो दुल्हन बनेगी उस दिन उसे चूड़ियों की जो सैंक्टिटी है वो जो है वो मालूम पड़ेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, अब शुरू में आया था ना कि वो एक बुजुर्ग महिला, एल्डरली वुमन के पास बैठी है, ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से, लाइक यानी के जैसे या की तरह, के जैसे या लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, बिसाइड ये भी पहले लेसन में मैंने आपको बताया था, बिसाइड यानी के पास, बगल में, बगल में, बिसाइड, तो अगर एस लग जाता तो अतिरिक्त हो जाता, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा हो जाता अगर एस लगा हुआ था तो, लेकिन बिसाइड है, के पास या बगल, तो लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, वो बुजुर्ग महिला जो उस बुजुर्ग महिला की तरह, उस बुजुर्ग महिला की तरह जो उसके पास बैठी है, वो जो बुजुर्ग महिला भी कभी दुल्हन बनी थी ना, कभी ब्राइड बनी थी ना, ठीक उसी तरीके से वो भी, सविता भी है ना, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, वो जो बुजुर्ग महिला की तरह, उस बुजुर्ग महिला की तरह जो उसके पास बैठी है,
जो कि हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, वो जो बुजुर्ग महिला है जो कि बिकेम यानी बनी थी, क्या बनी थी? दुल्हन बनी थी, ब्राइड बनी थी। क्या बनी थी? ब्राइड बनी थी। कौन बनी थी? वो एल्डरली वुमन, वो जो ओल्ड वुमन है। कब बनी थी? मेनी ईयर्स अगो, बहुत बरस पहले, बहुत बरस पहले। वो जो शायद उसकी दादी है, आगे आ जाएगी। बहुत बरस पहले वो दुल्हन बनी थी ना, ठीक उसी तरीके से सविता भी दुल्हन बन जाएगी। वो जो बुजुर्ग महिला, वो एल्डरली वुमन, शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट। स्टिल यानी अभी भी, आज भी। स्टिल का स्थिर भी होता है, शांत भी होता है, और अभी भी, तीनों अर्थ होते हैं, लाइन के अनुसार निकालना पड़ता है। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट। आज भी उसके हाथों में चूड़ियां है। चूड़ियां तो अभी भी पड़ी है ना। बहुत देखो कितनी आयरनिकल बात आएगी, कितनी जो पिटीफुल बात आएगी, करुणाजनक बात आएगी कि उस बुजुर्ग महिला के हाथों में सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट। आज भी उसकी रिस्ट में, कलाई में चूड़ियां तो है, बट नो लाइट इन हर आईज। लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक, आईज में, आंखों में कोई चमक नहीं है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। चूड़ियां तो वही की वही पड़ी है, लेकिन जिस दिन वो ब्राइड बनी थी, वो ओल्ड वुमन, वो जो एल्डरली वुमन जो है, वो जिस दिन वो ब्राइड बनी थी, उस दिन शायद उसकी आंखों में चमक थी। उस दिन उसकी शादी हो रही थी ना, तो उसकी आंखों में ब्राइटनेस थी, उसकी आंखों में चमक थी। आज उसकी आंखों में चमक नहीं है। चूड़ियां तो जो उस दिन पहनाई गई थी उसे, जब ब्राइड बनी थी, वो चूड़ियां, मतलब वैसी ही चूड़ियां कि दुल्हन बनने के बाद ऐसा माना जाता है ना कि लड़की शादी होने के बाद जो है वो रिस्ट में से चूड़ी हटा नहीं सकती, ऐसा माना जाता है। हालांकि मॉडर्न वुमन जो है अब नहीं रखती, पर ऐसा अपने कल्चर में है। तो ठीक उसी तरीके से उसके हाथों में, सी हैज बेंगल ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों मतलब कलाइयों में आज भी चूड़ियां तो है, बट नो लाइट इन हर आईज। लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। और एज इट इज, जैसा उसने कहा ना उस एल्डरली वुमन ने, इसको अनीस जंग को जैसा बताया, अनीस जंग को जैसा बताया वैसा का वैसा एक लाइन कोट की है, वैसी की वैसी एक लाइन लिख दी है। क्योंकि ये बातचीत उनकी कोई अंग्रेजी में थोड़ी हो रही थी, अरे ये बातचीत तो हिंदी में हो रही थी ना, जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, उसमें हो रही थी। पर राइटर चूंकि इंग्लिश की राइटर है, तो उसने सारा टेक्स्ट जो है, सारा जो ये आर्टिकल लिखा है, वो किस में लिखा है? वो इंग्लिश में लिखा है। लेकिन रियलिटी का टच देने के लिए, वास्तविकता का टच देने के लिए, एक लाइन उन्होंने एज इट इज वैसी की वैसी लिख दी, जैसा उसने कहा था। क्या कहा उसने? कितनी करुणाजनक बात है, कितनी जो है वो दया जागृत करने वाली हमारी बात है। क्या कहती है वो? कि एक वक्त, ये देखो हिंदी में लिखा है, मतलब ये इसमें रोमन लिपि में हिंदी लिखी है। एक वक्त शेर भरकर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त का जिंदगी में, लाइफ में, पूरी लाइफ के दौरान वो कहती है कि एक वक्त शेर भरकर, शेर क्या होता है? शेर एक माप की इकाई होती थी ना पहले, 1 किलो से थोड़ा कम वजन होता था। वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। कितनी मतलब दुख की बात है। हम डेवलप्ड होने का दावा करते हैं, हम विकसित होने का दावा करते हैं। कितने दुख की बात है कि वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज में, वह एक ऐसी आवाज में कहती है कि एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं, शेर भर खाना, शेर भर है ना, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज जो ड्रेन्ड ऑफ, जो वंचित है, जिसमें नहीं है, वंचित है किससे? खुशी से, जॉय नहीं है। ऐसी आवाज में कहती है, एकदम एक ऐसी आवाज में कहती है जिसमें कोई जॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। वो कहती है कि जिंदगी में कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज, अंग्रेजी लाइन, इस लाइन का इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट किया है राइटर ने, सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, यानी एक पूर्ण भोजन, भरपेट खाना, एक पूर्ण भोजन, भरपेट खाना। सी हैज नॉट एंजॉयड, कभी आनंद नहीं लिया उसने,
आनंद नहीं लिया जिंदगी में। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील। अरे एक जो है वो एक पूर्ण भोजन का आनंद भी जिंदगी में उसने नहीं लिया, एंटायर लाइफ टाइम में। एंटायर यानी संपूर्ण जिंदगी में, अब तक की जिंदगी, संपूर्ण जीवन में उन्होंने एक वक्त का जो है वो भोजन भी, फुल मील, वन फुल मील उन्होंने नहीं एंजॉय किया। ये कंडीशन है। जिंदगी भर खटते रहे, जिंदगी भर परिश्रम करते रहे, हार्ड लेबर करते रहे, लेकिन जो फसल काटी है वो ये फसल काटी है। राइटर कहती है दैट्स व्हाट या दैट इज व्हाट, ये है वह है जो उसने, सी हैज रीप्ड का मतलब फसल काटना होता है वैसे, लेकिन ये यहां पर भावार्थ है कि जिंदगी की कमाई ये है, उम्र भर की कमाई ये है कि उम्र भर खटने के बाद भी, मतलब एंटायर लाइफ टाइम के दौरान भी, सी हैज नॉट एंजॉयड वन फुल मील, एक पूर्ण भोजन का आनंद भी नहीं लिया। दैट्स व्हाट, ये वो फसल है जो उसने काटी है जिंदगी में। यानी कितने जो दारुण अवस्था की बात हो रही है, कितने कंडीशन। अब ये देखो, मैंने कुछ प्रतीकात्मक जो इमेजेस जो है वो ली है, ये देखिए आप इस प्रकार से देखो। ये है वो एल्डरली वुमन आप कह सकते हैं, जिसके हाथों में चूड़ियां हैं, चूड़ियां बना रही है, जिसके रिस्ट में, जिसकी कलाई में, रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर चूड़ियां जरूर है, पर देयर इज नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई जोय नहीं है। और फिजिकल कंडीशन आप देखकर, शारीरिक कंडीशन आप देखकर, ये फ्रेल भी है। फ्रेल इसको कहते हैं, फ्रेल, दुर्बल, कमजोर, वीक। आया था ना, मुकेश की जो भाभी है, जो मुकेश के भाई की पत्नी है, वो दुर्बल थी ना, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस आपको इस क्लास को थोड़ा रोचक बनाने के लिए और आपके दिमाग के अंदर जो तस्वीर है जो क्लियर करने के लिए। ये देखिए आप, ये चूड़ियां बन रही है, और ये इनमें से आप किसी को सविता मान लें, इनमें से आप किसी को सविता मान लें, ये भी चूड़ियां बना रही है। क्योंकि मेरे को साथ वाली इमेज कोई मिली नहीं, पर ये मान लेंगे ये पास में बैठी है, चूड़ियां बना रही। किसको माने सविता, इसको मान लें। देखो ये चूड़ियां बना रही है, ये चूड़ियां बन रही है, ये देखो, ये सारे, ये स्टोव सा रखा है यहाँ पर, ये पॉलिश हो रही है चूड़ियों को। ये देखो, ये एक बोतल रखी है जिसके अंदर शायद केरोसिन होगा, जिससे ऑयल लैंप जलाते होंगे। तो ये सविता मान लें आप। ये इमेजेस आपको कैसी लग रही है, और इससे क्या आपके चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं उस हिसाब से इमेजेस इसमें ऐड करूं, पिक्चर ऐड करूं। देखो, ये देखो, ये हाथों की कंडीशन देखिए आप, ये पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश से ब्लाइंड हो जाते हैं ना, बताया था ना। हैजर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन फिरोजाबाद बेंगल इंडस्ट्री, तो ये क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, ये पॉलिश कर रहे हैं, ये यहां पर, ये देखिए आप, ये पॉलिश कर रहे हैं। ये पीछे जो चूड़ियां अभी उन पे हुई नहीं है, वो अभी प्लेन है। ठीक है, और बाकियों पर हो रखी है। देखो, ये पॉलिश कर रहे हैं, ये पॉलिश इनकी आंखों में जाती है, डस्ट जो है, इस पॉलिश की जो डस्ट है वो आंखों में जाती है, और दैट डस्ट मेक्स देम ब्लाइंड। दे लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। बड़ा होने से, प्रौढ़ होने से पहले ही वो आई साइट खो देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक दो इमेज थी, बाकी वापस टेक्स्ट चलाते हैं। वो जो एल्डरली वुमन है, उसके बारे में बताया कि जिसने कहा ना कि सी हैज नॉट एंजॉयड वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसका पति, हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन, उसका पति जो है वो भी एक बुजुर्ग ही है, विद अ फ्लोविंग बियर्ड यानी लहराती हुई दाढ़ी, जिसकी लहराती हुई बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बियर्ड है। सेज, फ्लोविंग बियर्ड वाला उसका हर हस्बैंड है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कहता है, वो क्या कहता है, सेज यानी कहता है कि आई नो नथिंग
एक्सेप्ट, फिर आ गया के सिवाय। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, के सिवाय। आई नो नथिंग एक्सेप्ट, नथिंग यानी कुछ नहीं। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ भी जानता नहीं हूं। ऑल आई हैव डन इज अ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं ज्यादा से ज्यादा, ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैं कर पाया हूं, जो कुछ मैं मेरी जिंदगी में जो कुछ मैं कर पाया, जो कुछ मैं कर पाया, इज मेक अ हाउस, कि मैं घर जरूर बना लिया, मैंने मकान जरूर बना लिया, छोटा मोटा जैसा भी बनाया, किसके लिए? फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने को मैंने मकान जरूर बना लिया, यानी इतना तो कर ही लिया। भाई किसी ने थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, पर कंडीशन ज्यादा अच्छी किसी की नहीं है। तो उसका पति जिसकी फ्लोइंग बियर्ड है वो कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ जानता नहीं हूं, और ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं घर जो है वो जरूर बना पाया हूं परिवार के लिए। चलो, राइटर कहती है कि हियरिंग हिम, उसको सुनकर, यानी उसकी बात सुनकर, उसकी बात है हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स, कोई सोचता है, कोई मतलब राइटर कहती है कि मैं सोचती हूं, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड, कि क्या उसने, अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया, क्या उसने प्राप्त किया, वोट यानी जो, ये क्लोजेस में जब आता है ना वोट, तो जो या इस प्रकार के अर्थ होते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वोट मैनी यानी बहुत सारे, जो बहुत सारे लोग, मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो बहुत सारे लोग असफल रहे हैं, या भाव क्या है? भाव ये है इन देयर लाइफ टाइम, जीवन में, पूरे जीवन में जो लोग इतना करने में भी असफल रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द जो बेंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले हैं, वो अपना मकान भी नहीं बना पाए। कम से कम इसने अपना मकान तो बना लिया, पूरी लाइफ टाइम में इतना तो अचीव कर लिया इसने। तो राइटर कहती है कि मैं सोचती हूं कि एटलीस्ट, कम से कम इसने एक लाइफ टाइम में मकान तो बनाया, ज्यादातर तो इसमें भी असफल रहे हैं, हैव फेल्ड इन। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर, कम से कम उसके सिर पर रूफ तो है, सिर ढकने के लिए छत तो है, कम से कम। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, तो ये कंडीशन है। वो कहती है राइटर, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, क्राई का मतलब चीख, रोना, रोने की आवाजें, या कंप्लेन आप कह सकते हैं, भाई ये रोना रोते रहते हैं, क्राई। हम कहते हैं ना कि फला बात का रोना रोता रहता है यार, वो तो हमेशा इस बात का रोना रोता है। तो ये क्राई किस बात की, ये रोना किस बात का रोते हैं, है ना? द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने की का रोना धोना, धन न होने का रोना धोना, पैसा न होने का रोना धोना। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, टू डू एनीथिंग, टू डू यानी करना, एनीथिंग कुछ और, कुछ अन्य। जब उनसे कोई ये कहता ना कि भाई आप उम्र भर से, पीढ़ियों से, जनरेशन से आप ये काम कर रहे हैं, कौन सा? ये बेंगल मेकिंग का, और इसमें आपकी कमाई होती नहीं है, आपको शेर भर खाना भी नहीं मिलता, बेसिक जो नीड्स हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी आप अगर पूरा नहीं कर सकते, तो इस काम को, इस धंधे को आप बदलते क्यों नहीं है? तो वो क्या कहते हैं, बदले कैसे? द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल। वो कहते हैं एक्सेप्ट यानी सिवाय, कैरी ऑन यानी जारी रखना, सिवाय हम जारी रखने के, क्योंकि अगर दूसरा धंधा करेंगे, दूसरा बिजनेस करेंगे, दूसरा काम करेंगे, तो उसमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी इफ दे विल चेंज देयर बिजनेस। तो कहां से वो पैसे लाएंगे? वो कहते हैं हमारे पास पैसे है नहीं, दे डू नॉट हैव मनी, वो कहते हैं। तो ये क्राई हमें सुनाई देती है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं होने का जो रोना धोना है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल,
कैरी ऑन यानी जारी रखना, बिजनेस जो काम है मेकिंग बेंगल, चूड़ियां बनाने का काम है, वो जारी रखने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, नॉट इवन इनफ टू ईट, यहां तक कि इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त रूप से खाने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, पर्याप्त रूप से, नॉट यानी आप ये सेंसिटिविटी जगाइए आप पॉवर्टी के और अभावों के जो प्रति, ये सारी चीखें, रिंग्स गूंजती है, ये चीख, ये रोना, ये कंप्लेन, ये शिकायतें गूंजती है इन एवरी होम, हर घर में। फिरोजाबाद के इस बेंगल इंडस्ट्री के जो लेबरर हैं, चाइल्ड लेबर हैं और अन्य जो लेबरर हैं, अदर लेबरर्स हैं, उनके घरों में ये चीख गूंजती है, हर घर में गूंजती है, इन एवरी रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजती है। और तो और राइटर कहती है कि मतलब दुख की बात यह है, राइटर कहती है द सैड थिंग इज, बात यह है कि द यंग मैन इको द लमेंट, यंग मैन जो युवा लड़के हैं, युवा व्यक्ति, अरे जो जवान व्यक्ति है, जो यंग है, जो यूथ है, जो यूथ है, यूथ का मतलब युवा, युवाओं में होती है ना कुछ अलग करने की कैपेसिटी, कुछ क्षमता, चीजें अलग कौन कर सकता है? युवा। आप लोग आगे चलकर जब सोसाइटी की, समाज की मेन स्ट्रीम में आओगे, मुख्य धारा में आओगे और आप युवा होगे तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी सपने देखने की, ड्रीम देखने की और उनको पूरा करने की कैपेसिटी है। लेकिन यहां तो राइटर कहती है कि द यंग मैन इको, इको का मतलब ये दोहराते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं, सुर में इको करते हैं। इको होती है ना चीज, इको का मतलब जब आवाज टकरा के किसी चीज से वापस आती है, इको साउंड नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं हेलो तो वो कहता है हेलो 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 हेलो, यानी वो हेलो बोला, वही दोहरा दिया उसने। तो ये जो यंग मैन है ना, वो इको कर रहे हैं द लमेंट। ये देखो आप, लमेंट, लमेंट का देखो, लमेंट का वास्तविक अर्थ है विलाप, विलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये रोना धोना, रोना धोना, विलाप करना, लमेंट। लमेंट तो तब किया जाता है जब किसी की डेथ हो जाती, पर ये एक अलग तरह का लमेंट कर रहे हैं। ये अपने ऑफ देयर एल्डर्स, फिर लाइन में समझाऊंगा पर ये समझ ले, ऑफ देयर एल्डर्स, वो किसके सुर में सुर मिला रहे हैं? अपने जो बड़े हैं ना परिवार के, अरे जो बड़े हैं, जो कुछ नहीं कर पाए, वो तो कहते हैं भाई हमारे पास अब पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू, हम कुछ नया नहीं कर सकते। ये हमारा कंपल्सन है, मजबूरी है कि हमें यही आता है। वी डू नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स, हम चूड़ियां बनाने के सिवाय कुछ जानते ही नहीं। ये कौन कहते हैं? ये तो बड़े कहते हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, जिनको आज 15-15, 20-20, 30-30, 25-25 साल जो है वो बेंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में हो गए हैं। लेकिन राइटर कहती है कि जो यंग मैन है, जो युवा व्यक्ति है, वो इको करते हैं, वो भी यही बात दोहराते हैं, उसी विलाप को, उसी लमेंट को इको कर रहे हैं। द यंग मैन इको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उन्हीं के लमेंट में सुर मिला रहे हैं, इको कर रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में लिटिल यानी न के बराबर, न के बराबर, हैज मूव्ड चीजें बदली है, हैज मूव्ड चीजें बदली है, बदली है, चीजों में बदलाव आया है, न के बराबर बदलाव आया है, कुछ बदलाव नहीं आया समय के साथ। इट सीम्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय के साथ चीजें नहीं बदली है, चीजें वैसी ही है, चीजों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, माइंड नंबिंग टॉयल। पहले इस शब्द को जानो आप। माइंड आप जानते हैं, नंबिंग का मतलब होता है सुन्न कर देना, सुन्न कर देना, दिमाग को सुन्न कर देना। माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क समझ गए? परिश्रम, कठोर मेहनत, दिन रात
राइटर कहती है कि दिन रात कठोर मेहनत, जो ईयर्स, वर्षों से, वर्ष जो बीत गए हैं, वर्षों के माइंड नंबिंग टॉयल ने, दिमाग को सूना कर देने वाले परिश्रम ने, वर्षों से दिमाग को सूना कर देने वाले परिश्रम ने किल्ड यानी खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। क्या समाप्त कर दी है? उनके अंदर जो एबिलिटी थी ना, किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी ये क्या होता है भाई? ये देखो आप, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करने की क्षमता, पहल करने की क्षमता। इसको आपको समझना पड़ेगा। इनिशिएटिव क्या होता है भाई? इनिशिएटिव जो होता है, इनिशिएटिव जिसको कहें हम पहल करने की क्षमता, यानी कुछ अलग करने की। इनिशिएटिव का मतलब अपन कोई, कहते हैं ना, अपन एडवाइस खूब दे देते हैं, सलाह खूब दे देते हैं, सजेशन खूब दे देते हैं कि ऐसा कर लो, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर पहल कौन करे, शुरुआत कौन करे, इनिशिएटिव कौन ले, कदम कौन उठाए? पहला कदम उठाने वाले को इनिशिएटिव कहते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा पास्ट में कि मैं ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो पहल करने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता। तो ये ईयर्स, पीछे की लाइन को कनेक्ट करिए आप कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, पीछे आया था ना, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों के दिमाग को सूना कर देने वाले परिश्रम ने खत्म कर दी है उनकी पहल करने की क्षमता, इनिशिएटिव करने की लेने की क्षमता, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना देखने की जो क्षमता है ना, जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, एबिलिटी, योग्यता है किसकी? टू ड्रीम, सपना देखने की, ड्रीम देखने की, कोई अलग करने का ड्रीम देखने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। किस वजह से? ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉय। तो राइटर उनको, अनीस जंग जो है वो उनको एक सुझाव देती है। वो सुझाव देती है, क्या सजेशन देती है? वो एक सजेशन देती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सजेशन देती है? व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। समझे आप इसको, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। इस बात को समझना पड़ेगा, मैं अर्थ बता दूंगा तो भी बात समझ नहीं आएगी। ऑर्गेनाइज का मतलब पहले मीनिंग देखो, संगठित होना, संगठित होना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। योरसेल्फ यानी तुम खुद को, इनटू अ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होती है सहकारी, सहकारिता। क्या होती है अभी बताएंगे, सहकारिता। तो राइटर कहती है कि पहले इस लाइन का अर्थ जान लो, फिर भावार्थ बताऊंगा कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, संगठित क्यों नहीं कर लेते, और कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित करना। इस बात का कहने का मतलब राइटर उन्हें सुझाव देती है कि आप इतने लोग हो, युवा, ये जो यंग मैन है ना, उनको सुझाव दे रही है, क्योंकि वो लमेंट कर रहे हैं ना, विलाप कर रहे हैं ना, इको कर रहे हैं ना, वो अपने एल्डर्स के सुर में सुर मिला रहे हैं ना। तो वो उनको सुझाव देती है कि तुम लोग संगठित होके, इकट्ठे होके, और एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। एक तरह का ग्रुप ही होता है कोऑपरेटिव, सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि जिसमें सहकारी बैंक भी बने हुए अपने, सरकार उसमें जो है वो एनकरेज भी करती है, प्रोत्साहित भी करती है। जिसमें होता क्या है देखो सहकारिता में, कि भाई 5, 7, 10 लोग मिल गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और कुछ मदद सरकार कर देती है, और कोई नया काम धंधा शुरू कर लिया, कोई छोटा कुटीर उद्योग, छोटी इंडस्ट्री है ना, छोटा कोई ट्रेड, कोई चीज बनाना, पापड़ भुजिया बनाना, दरिया बनाना, इस तरह की छोटी छोटी जो इंडस्ट्री जो आमतौर पे घरों में चल सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। जब 5, 7, 10 लोग किसी इलाके के एक साथ मिलकर कोई ग्रुप बनाकर कुछ पैसा खुद इन्वेस्ट करके, और जिसमें आजकल कुछ गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, उसको सहकारिता कहते हैं, उसको सहकारिता कहते हैं। ये सिंपल अर्थ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सहकारिता क्या होती है। तो राइटर उनको सुझाव देती है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। यार भाई, आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके और ग्रुप बना के और कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते। छोड़ दीजिए इस काम को, इतने सारे लोग हों, और कुछ नया कर लीजिए। तो
कारण तो खैर पहले ही आ गया ना इसका, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों के दिमाग को सूना कर देने वाले परिश्रम ने उनकी जो इनिशिएटिव लेने की और एबिलिटी टू ड्रीम थी, सपना देखने की जो क्षमता थी, योग्यता थी, वो तो खत्म कर दी है। फिर भी वो कहती है, ठीक है, किसको पूछती है ये देखो, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आस्क आई आस्क, मैं पूछती हूं, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, ये आ गया ना, मैं एक युवा लोगों के, युवा लड़कों के समूह से पूछती हूं कि अरे भाई तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? हु हैव फॉलन इनटू, जो फंस गए हैं, फॉलन इनटू, फंस गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे यहां पर, फंस गए हैं इसमें, विसस, विसस सर्किल, विसस सर्किल, फॉलन इनटू विसस सर्किल। ये देखो, ये इसको समझो आप। मैं पूछती हूं, ये बात ऊपर आ गई, किससे पूछती हूं कि आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, आप ग्रुप बना के काम धंधा क्यों नहीं करते? आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन, युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछती हूँ, युवा लड़कों के समूह से पूछती हूँ, वो युवा लड़के जो कि, वो युवा लड़के हु, यानी जो कि हैव फॉलन, फंस गए हैं, फंस गए हैं किसमें? इनटू द विसस सर्किल, विसस सर्किल, इसका अर्थ है कुचक्र, कुचक्र या दुष्चक्र, दुष्चक्र, एक ऐसा घेरा, एक ऐसा चक्र, चक्र में कोई फंस जाता है तो फिर निकल पाता है क्या? क्योंकि चक्र का तो कोई शिरा है नहीं, आप यहां से चले, यहां से चले, चलते चलते फिर वहां आ गए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसको कहते हैं विशेष सर्किल। तो सर्किल में फंस गया है बंदा, जब सर्किल में फंस गए हो तो निकलने का कोई चारा आपके पास नहीं है। तो किसके कुचक्र में फंस गए हैं भाई ये? मैं युवा व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से बात करती हूं जो फॉलन इनटू यानी फंस गए हैं विशेष सर्किल ऑफ मिडिल मैन। बताया था ना, मिडिल मैन, मिडिल मैन होते हैं बिचौलिए, बिचौलिए, जो इंडस्ट्री, ये जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं इनके मालिक थोड़ी है, ये जो मजदूर है, वो लेबरर जो है, जो इनके जो फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं, और ये बेंगल इंडस्ट्री क्यों, आप किसी भी मामले में ले लें, फैक्ट्री के मालिक और जो लेबरर होते हैं उनके बीच में कुछ मिडिल मैन होते हैं, कुछ बिचौलिए होते हैं, जो नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि ये लोग निकले इस कुचक्र से, इस विश्व सर्किल से निकले। तो किस सर्किल में फंस गए? ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, उन मिडिल मैन ने, उन बिचौलियों ने जिन्होंने ट्रैप यानी जाल में फंसाया, ट्रैप किया, जाल में फंसाया, ट्रैप किया, ट्रैप्ड, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने, मिडिल मैन ने, मिडिल मैन ने ट्रैप्ड देयर फादर्स, उन युवा व्यक्तियों के, उन युवा लड़कों के पिताओं को फंसाया, न सिर्फ पिताओं को फंसाया था, पिताओं को तो फंसाया ही फंसाया था जाल में, एंड फोरफादर्स, फोरफादर्स का मतलब पूर्वजों को, पूर्वजों को भी उन मिडिल मैन ने, उन बिचौलियों ने, जो कि नहीं चाहते कि ये इस कुचक्र से निकले, इस दुष्चक्र से ये निकले, क्योंकि ये इनके कमाई का जरिया है। तो फिर वो जवाब जरूर देते हैं, जब उसने कहा ना कि वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, कि आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, सहकारी समूह क्यों नहीं बनाते, तो एक जवाब देता है, ये लोग जवाब देते हैं, इवन इफ, इवन इफ का मतलब यदि ऐसा कर भी लें, यदि ऐसा कर भी लें, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऐसा कर भी लें तो भी हमें करने नहीं देंगे ये। क्यों? क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग हैं, हमें ही, उल्टा हमें ही, अगर हम ऐसा करेंगे, यानी इस बात को आप समझे, क्या फैक्ट्रियों के मालिक ये चाहेंगे कि मजदूर जो है वो उनकी फैक्ट्री का काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर ले, अपना खुद का सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, खुद का धंधा खुद का वो कर ले? अगर उनके मजदूर ऐसा करने लग गए तो उन्हें लेबरर, मजदूर कहां से मिलेंगे? और लेबरर नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्रीज कैसे चलेगी? और फैक्ट्रीज नहीं चलेगी तो जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे होंगे, और अमीर कैसे होंगे? तो वो ये नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि अगर, और ये पावरफुल लोग हैं, कौन कौन? सब लोग। तो वो कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम ही वो हैं, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, घसीटे जाएंगे। कोई उल्टा सीधा आरोप लगा के
आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस हमें ही घसीटेगी, क्योंकि पुलिस जो है यानी करप्शन का मामला है। पुलिस भी इन फैक्ट्रियों के मालिकों से ही कुछ लेती है, इन लेबरर से क्या लेती है, ये क्या देंगे। तो पुलिस हमें होल्ड अप यानी घसीट कर ले जाएगी, हम घसीटे जाएंगे, हम ही घसीटे जाएंगे। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। आ गया ना कानून के रखवालों का रोल। बीटन, बीटन यानी पीटे जाएंगे, हम पीटे जाएंगे पुलिस के द्वारा, हम ही पीटे जाएंगे। यानी ये पूरा समूह है, ये सर्किल है ना, विशियस सर्किल है, पूरा सर्किल है किनका? मिडिलमैन का, साहूकारों का, फैक्ट्री मालिकों का, राजनेताओं का, पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का, नौकरशाहों का, ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते। तो हम ही को जो है वो पीटा जाएगा और होल्ड अप और घसीटा जाएगा, होल्ड अप बाय द पुलिस एंड बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल। और ड्रैग्ड यानी पटक दिया जाएगा, घसीट कर पटक दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा, ले जाकर पटक दिया जाएगा, घसीट कर, हम ही को घसीट कर पटक दिया जाएगा। कहां पर? जेल में, जेल में पटक दिया जाएगा, प्रिजन में पटक दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ डूइंग यानी कुछ, फॉर डूइंग समथिंग कुछ इलीगल, कुछ अवैध करने के आरोप में, कुछ गैर कानूनी करने के, इलीगल करने के आरोप में। इलीगल शब्द पहले आ चुका है, मैंने बताया था आपको। तो वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज हो जाएं तो क्या करेंगे? हम कोई, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हम किसी तरीके से अगर कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे तो उसमें कमियां निकाल दी जाएगी, कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, ये लॉ के अनुसार नहीं है, इसमें ये है वो है, ऐसा उल्टा सीधा करके। और यही लोग जो है वो वी विल बी मतलब होल्ड अप, है ना, पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन, है ना, वी विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन, पीटे जाएंगे, होल्ड अप घसीटे जाएंगे, डायरेक्ट टू जेल, जेल में पटक दिया जाएगा कुछ इलीगल का आरोप लगा के। देश से वे कहते हैं ऐसा। वो कौन? युवा जो लड़के हैं, यंग मैन। क्यों? क्योंकि हमारा कोई लीडर तो है नहीं। वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम जो हमारी बात उठा सके, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई नेता नहीं है, लीडर नहीं है। नेता वो यहां पॉलिटिशियन की बात नहीं हो रही, राजनेता की बात नहीं हो रही, नेतृत्व करने वाला लीडर, नेतृत्व करने वाला, कि हमें लीड करने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारे बीच में कोई लीडर है नहीं। नो वन, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो कि कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, मतलब हमारी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को चीजें अलग तरीके से दिखाने के, चीजें अलग तरीके से दिखाने, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजें अलग तरीके से दिखाने में हमारी सहायता कर सके, हमारी हेल्प कर सके, ऐसा हमारे बीच में कोई है नहीं। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, वो खुद भी टायर्ड हैं, टायर्ड का मतलब थके हुए हैं, टायर्ड थके हुए हैं, थके हुए हैं, हिम्मत नहीं है। देयर फादर्स, उनके पिता, उनके अपने अपने पिता भी थके हुए हैं, उतने ही थके हुए हैं जितने वे थके हुए। दे आर, इस प्रकार की वो बातें करते हैं। दे टॉक एंडलेसली, इस प्रकार की वो बातें एंडलेसली करते हैं, अंतविहीन तरीके से करते हैं। एंडलेसली, दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, यानी ऐसी बातों का कोई अंत नहीं है जो वो बातें करते हैं, करते चले जाते हैं एक स्पाइरल, एक चक्र में दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, और ये जो चक्र है ये सरकता है, मूव्स यानी सरकता है, आगे बढ़ता है, कहां पर? पॉवर्टी की तरफ। ये चक्र किस में ले जाता है? ये गरीबी में ले जाता है। पॉवर्टी टू एप्थी, एप्थी यानी उदासीनता, एफ्टी यानी उदासीनता, एफ्टी की तरफ ले जाता है। तो पॉवर्टी टू एफ्टी टू ग्रीड, ग्रीड की तरफ ले जाता है, लालच की तरफ। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की तरफ ले जाता है, और ये अन्याय की तरफ ले जाता है। यानी ये सारी बातें। लिसनिंग टू देम, जब मैं उनको सुनती हूं, उनको सुनकर, लिसनिंग टू देम, राइटर कहती है कि लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर आई सी, मैं देखती हूं, मुझे दिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स,
दो डिस्ट्रिक्ट का मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट लेकिन अलग, एकदम स्पष्ट लेकिन अलग संसार दिखाई देते हैं। दो अलग अलग दुनिया, दो स्पष्ट दुनिया दिखाई देती है। टू वर्ल्ड दिखाई देते हैं, दो दुनिया दिखाई देते हैं। एक तो चकाचौंध भरी दुनिया जो आपके तड़क भड़क वाली दुनिया है, पैसे वालों की दुनिया है, अमीरों की दुनिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट की दुनिया है, उद्योगपतियों की दुनिया है। और एक दुनिया इनकी है ना, वन ऑफ द फैमिली। एक दुनिया उन परिवारों की, वन ऑफ द फैमिली, यानी उन परिवार की कोट जो पकड़े हुए हैं, जो जकड़े हैं, जो पकड़े हैं इन वेब ऑफ पॉवर्टी। इसमें पकड़े हैं वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब यानी जाल होता है, गरीबी का जाल, गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं, गरीबी की जाल में पकड़े हुए हैं। बर्डन्ड, उन पर बोझ लदा हुआ है, उन पर बर्डन्ड यानी बोझ लदा है। बर्डन्ड बाय द, वजन लदा है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, शुरू में पिछले वीडियो में बताया था ना कि वो जो मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बेंगल्स, कि चूड़ियां वाला बनाने वालों की जन्म जाति में जन्म लेकर हम कुछ और अलग कर ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि ये लोग, राइटर कहती है कि ये परिवार caught in a web of poverty, गरीबी के जाल में फंसे हुए, burdened by the, जिन पर वजन लदा है, बोझ लदा है। बोझ किस चीज का? स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक लदा, जाति के कलंक का, स्टिग्मा ऑफ कास्ट का बोझ जो है वो लदा हुआ है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो जन्मे हैं। अब जाति तो ठीक है, कास्ट सिस्टम अपने नहीं होना चाहिए, या किस लेवल का होना चाहिए, या किस टाइप का होना चाहिए, वो अलग बहस का विषय है। पर जाति के अनुसार कि जो जिस जाति में जन्म गया और उस जाति का परंपरागत काम ही करना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं है। ये तो बहुत रूढ़िवादी बात है। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो वही काम करे। लेकिन ये लोग क्योंकि इस सोच से ये बाहर नहीं निकले हैं, इस एटीट्यूड से ये बाहर नहीं निकले हैं, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक जिसमें वो जन्मे हैं। दी अदर अविशस सर्किल, फिर आ गया दुष्चक्र। और एक दूसरा जो है दुष्चक्र है किसका? ये देखो, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है इनकी कंडीशन के लिए मूलतः। कौन? साहूकार कौन होते हैं भाई? ब्याज पर पैसा देने वाले, ब्याज पर पैसा उधार, हाई ब्याज लेते हैं। थोड़ी बहुत जब इनको जरूरत पड़ती है ना तो ऊंची ब्याज दरें, क्योंकि बैंक से ये लेते नहीं है। तो साहूकार से ब्याज पर जब पैसे लिए जाते हैं तो ये ब्याज, और ब्याज का ब्याज जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो कौन है उस विशेष सर्किल में? पूछा जा सकता है। साहूकार, ब्याज पर पैसा, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इंटरेस्ट कहते हैं ना ब्याज को। द मिडिल मैन, बिचौलिए जो है, जो इनको वहां लगाए रखते हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले, जिसको द कीपर्स ऑफ लॉ, ये कानून के रखवाले, ये भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि करप्शन के जरिए पुलिस को भी पैसा पहुंचता है, ऐसा हम जगह जगह सुनते आए हैं, है ना। तो द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं भाई? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह किसे कहते हैं? जो शाही नौकर है। तो नौकर तो है सरकार के, पर शाही नौकर है। ब्यूरोक्रेट्स में मूलतः कौन आ जाते हैं? आईएएस, आईपीएस, है ना, आरएएस, है ना, कलेक्टर वगैरह, जिले का कलेक्टर है, एसडीएम है अपने ब्लॉक का, ये बड़े बड़े जो आईजी है, एसपी है, डीएसपी है, ये सब जो है वो इस प्रकार के जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, और जो अन्य अधिकारी होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। तो पुलिस वाले, द ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, मिडिलमैन, साहूकार, और जो सबसे बड़े जो खाग माने जाते हैं, सबसे बड़े जो पॉलिटिशियंस, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर राजनेता, जिन पर हमेशा करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगते हैं। राजनेताओं के लिए एक पब्लिक जो है वो वोट बैंक होती है। ये सब मिलकर टुगेदर, राइटर कहती है कि टुगेदर यानी सब ने मिलकर, एक साथ, टुगेदर, इन सबों ने एक साथ, दे हैव इम्पोज्ड, थोप दिया है उन्होंने, एक साथ मिलकर उन्होंने थोप दिया है, लाद दिया है। क्या लाद दिया है भाई? ये वजन लाद दिया है, बैगेज लाद दिया है।
वजन, भार, इन लड़कों पर भार लाद दिए बेचारे, इस ऐसा भार लादा है इन पर, इसको ये उतार नहीं सकते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, पुट डाउन यानी नीचे उतारना, ऐसा वजन से लाद के छोड़ा है कि ये नीचे नहीं उतार सकता। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ये नीचे नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर, अच्छा ये वजन कब लाद देते हैं? इससे पहले कि वो जागरूक हो। बिफोर ही इज अवेयर, जागरूक होने से पूर्व, सचेत होने से पूर्व, पढ़ लिख कर बड़ा हो, जागरूक हो, चीजों को सीखे जाने, उससे पहले ही उस पर वजन लाद दिया, इंपोज कर दिया। तो ये वजन इस पे लाद दिया है, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, इन सब ने टुगेदर इंपोज्ड कर दिया, थोप दिया, लाद दिया है वो बैगेज ऑन द चाइल्ड, और ऐसा लादा है देन ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उसको उतार नहीं सकता। He accepts it as naturally as his father, और इस प्रकार से जाल में फंसाते हैं कि वो बच्चा जिस पर वजन लादा है ना, वो बच्चा एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है इतना स्वाभाविक तरीके से, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि तेरे ऊपर वजन लाद दिया गया, पता नहीं कब लाद दिया, क्योंकि अवेयर होने से पहले ही लाद दिया ना। तो ये एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, उतना ही स्वाभाविक रूप से, उतना ही स्वाभाविक रूप से, नेचुरली स्वीकार कर लेता है, जितना की एज हिज फादर, जितना कि उसके पिता ने कभी किया था। इन मिडिलमैन ने, इन साहूकार ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन पुलिस ने, इन कीपर्स ऑफ लॉ ने, इन पॉलिटिशियन ने उसके पिता पर भी तो ये बैगेज लादा था, इंपोज किया था, थोपा था, और उसके पिता ने एक्सेप्ट किया था। ठीक उसी तरीके से उसके पिता को जैसे जाल में फंसाया था, वैसे ही उसके बच्चे को भी फंसा लिया, बिफोर ही इज अवेयर, जागरूक होने से पहले। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना, कुछ नया करना, टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना, कुछ नया करना, वुड मीन, कुछ नया करने का मतलब होगा, वुड मीन, राइटर कहती है, टू डेयर, इनको चुनौती देना, इनको चैलेंज देना, इनको चुनौती देना, इनको चुनौती देना, डेयर करना। राइटर कहती है, कहा था ना कि तुम लोग अलग काम क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स एंड मेक ए कोऑपरेटिव। तो इसका मतलब बेंगल इंडस्ट्री को छोड़ के अलग काम करना, अलग काम करने का मतलब इन सबको चैलेंज करना। ये जो आए हैं ना बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, साहूकार, मिडिलमैन, इनको चैलेंज करना हो गया, डेयर करना हो गया, कि टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करने का मतलब डेयर करना हो गया। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और बच्चा जो वहां का है, जो यंग मैन जो है, जो बच्चा है, उसका जो ग्रोविंग अप है ना, जो पालन पोषण, उसके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है डेयरिंग करना, सिखाया ही नहीं जाता बेचारे को। डेयरिंग का मतलब चुनौती देना, चुनौती देना तो उसको बेचारे को सिखाया ही नहीं गया है, ये तो उसके पार्ट ही नहीं है, ये तो भाग ही नहीं है, उसका हिस्सा ही नहीं है। किसका? पालन पोषण का। अरे उसको पालन पोषण में, ग्रोविंग अप में, जब उसको ब्रिंग अप किया जा रहा था, बड़ा किया जा रहा था, तब ये बातें अगर किसी ने सिखाई होती, अगर वो स्कूल गए होते तो टीचर्स ने सिखाई होती, या किसी परिवार के सदस्य ने, मेंबर ने, कोई जागरूक मेंबर ने सिखाई होती, तो वो कोई डेयर करते, कोई चुनौती देते। लेकिन डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, लेकिन डेयरिंग तो उसके पालन पोषण का भाग ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है। लेकिन राइटर कहती है, व्हेन आई सेंस, जब मैं अनुभव करती हूं, जब मेरी बातचीत होती है, अ फ्लैश, एक चमक, फ्लैश पड़ता है, एक टॉर्च का पड़ता है ना, वैसे इस डेयरिंग का सेंस ऑफ इट, फ्लैश ऑफ इट, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, किसमें? मुकेश में, इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। बात को समझे, पहले अर्थ बता देता हूं। जब मैं इस चीज का अनुभव, इस चमक का अनुभव मुकेश में करती हूं ना, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूं, प्रसन्न हो जाती हूं, मैं खुश हो जाती हूं। क्यों? बात समझ आई क्या? शुरू में ही आया था ना, क्या कहता है वो, कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। कौन कहता है? मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा
और मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, यानी मैं इस काम को नहीं करना चाहता, बेंगल इंडस्ट्री को, बेंगल मेकिंग को। तो अब वो कहती है जब मैं मुकेश में इस चीज का सेंस देखती हूँ ना, मतलब सेंस करती हूँ, अनुभव करती हूँ, एक फ्लैश, एक चमक कि वो कुछ अलग करेगा, वो कुछ डेयर करेगा, हिम्मत करेगा, चुनौती देगा, तो मैं खुशी से भर जाती हूं। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered, मैं खुशी से भर जाती हूं। फिर आ गया I want to be a motor mechanic, कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। I want to be a motor mechanic, ये याद कर लेना, मोटर मैकेनिक, मुकेश wants to be a motor mechanic, ध्यान में दे लेना। He repeats, वो इस बात को दोहराता है, वो इस बात को दोबारा कहता है। He will go to a garage, तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए कहां जाना पड़ेगा भाई? गैरेज। गैरेज क्या होता है? जहां गाड़ियां ठीक करते हैं ना, गैरेज जहां गाड़ियां मोटरें ठीक करते हैं, जहां गाड़ियां ठीक करते हैं, तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए तो गैरेज ही जाना पड़ेगा। बेंगल इंडस्ट्री के ये जो डिंजी सेल्स हैं, डार्क एंड डर्टी सेल्स हैं, हाई टेम्परेचर में जो काम कर रहे हैं, वहां से निकलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, और सीखना, एंड लर्न, कि मैं, वो कहता है कि वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। पर राइटर कहती है कि भाई साहब इतना आसान कहां है काम बदलना। पीछे आया था ना, ये जो मिडिलमैन, ये साहूकार, ये पुलिस वाले, ये ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये थोड़ी चाहते हैं कि तुम काम बदल दो, तो इतना आसान कहां है। तब राइटर कहती है मेटाफोरिकल लहजे में, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। भैया जैसा उसने कहा था ना कि दिल्ली मिलो दूर है, सीमापुरी मिलो दूर है दिल्ली से, दिल्ली में होते हुए भी, ठीक उसी तरीके से गैरेज तो फिरोजाबाद में मिल जाएंगे, कोई ज्यादा घर से दूर थोड़ी है। पर फिर भी वो कहती है कि बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, कि गैरेज का रास्ता उसके घर से बहुत लंबा है, यानी गैरेज के रास्ते पर जाने के लिए उसे कई चुनौतियों को पार पाना पड़ेगा, कई चैलेंजेस का फैसला करना पड़ेगा। वो ये रास्ता, गैरेज वाला रास्ता जो है वो लंबा बहुत है। तो फिर वो कहता है चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, आई विल वॉक, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, आई विल वॉक। वो कहता है कि लंबा हो भले ही, वे का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। आई विल वॉक, मैं चलूंगा, आई विल वॉक, कितना ही लंबा क्यों ना हो, वो कहता है वो मैं चलूंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है, जोर देता है, बल देकर कहता है। तो फिर राइटर ऐसे मजाक में पूछती है, या क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के मारे पूछ लेती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, फ्लाइंग ए प्लेन, कि क्या तुम विमान उड़ाने का सपना भी देखते हो, क्या तुम विमान उड़ाने का सपना भी देखते हो? डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम विमान उड़ाने का सपना भी देखते हो? इज सडनली साइलेंट। नहीं भाई, रियलिस्टिक सपना ही देखते हैं हम, तो वास्तविक सपना ही देखते हैं, ऐसा सपना नहीं देखते जो पूरा नहीं हो सकता। हमारे लिए तो, मुकेश के लिए तो मोटर मैकेनिक बनना ही एक सपना सच होने के समान है, वो इतना ही सपना देखता है। तो उसने पूछा ना कि क्या डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, कि क्या आप, है ना, विमान उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही सडनली, सडनली यानी अचानक, साइलेंट हो जाता है, वो चुप हो जाता है, अचानक चुप होकर कहता है नो, नहीं नहीं नहीं, विमान उड़ाने का सपना नहीं। इसे स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ऐसा कहकर वो स्टेयरिंग यानी घूरने लगता है जमीन पर, जमीन पर घूरने लगता है, जमीन पर घूरता हुआ कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे जमीन पर घूरता घूरता कहता है, इन स्मॉल मर्मर, और उसकी धीमी, स्मॉल मर्मर का मतलब यहां पर है धीमी बुदबुदाहट, धीमी बड़बड़ाहट या बुदबुदाहट, कहना ही होता है, धीमे से कहता है, धीमी बड़बड़ाहट या बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, और वो झेप जाता है, लज्जा आ जाती है। एम्बेरेस्ड बताया था ना आपको, एम्बेरसमेंट यानी झेपना, लाज आ जाना, लाज आ गई भाई, लाज आ जाना। जब उसको कहता है ना कि विमान उड़ाएगा क्या, तो लाज आ जाती है उसे, नहीं नहीं नहीं, विमान उड़ाने का मैं सपना नहीं देखता। तो उसके स्मॉल मर्मर में देयर इज एन एम्बेरेस्ड, लज्जा भरी हुई है, दैट हैज येट नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, लेकिन वो लज्जा अभी रिग्रेट में नहीं बदली है। टर्न्ड यानी बदलना, रिग्रेट यानी पश्चाताप या पछतावा, पछतावे में नहीं बदली है वो। क्यों? क्योंकि अभी उसका सपना कायम है। कौन सा सपना? वो जो मोटर मैकेनिक बनने वाला सपना। तो दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट,
वो जो लज्जा है वो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट टू, जिस प्रकार साहिब कंटेंट है, संतुष्ट है टेनिस को खेलता देखकर ही, खेलने की इच्छा है पर खेल नहीं पाता, ठीक उसी तरीके से वो ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सिर्फ कारों का सपना देखकर ही संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने आसपास देखी है उसी का तो सपना देखेंगे। तो उसने क्या देखी है? इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का सपना देखकर संतुष्ट है। दैट इज सी, जो वो देखता है, हर्टलिंग डाउन, खड़खड़ाती हुई चलती हुई कारें, जो खड़खड़ाती हुई चलती हुई, हर्टलिंग डाउन चलती है ना, कहां पर? द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, स्ट्रीट यानी गलियां, उसके अपनी गलियों में, मतलब अपने कस्बे की गलियों में कारें देखी है उसने, अपने कस्बे की गलियों में कारें ही देखी है उसने, तो वो कारों का ही सपना देखता है। विमान तो फिरोजाबाद में उड़ते नहीं है, लास्ट में कह दी ना बात। विमानों का सपना कहां से देखेगा? एरोप्लेन का सपना कहां से देखेगा? क्यों? क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई, फ्यू का मतलब न के बराबर, न के बराबर नहीं उड़ते, न के बराबर विमान फ्लाई ओवर फिरोजाबाद में न के बराबर विमान उड़ते हैं, विमान तो वहां पर उड़ते नहीं है, तो विमानों का सपना कहां से देखेगा? तो यहां पर ये बातचीत, ये विवरण जो है राइटर एंड कर देती है, और यहां पर अपना लेसन भी एंड हो जाता है, चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट आज हमने पढ़ा है उसके फटाफट हमें वर्ड मीनिंग्स, शब्द भंडार जरूरी है। बिना शब्द भंडारों के इंग्लिश में काम नहीं चलता, और जो लोग इंग्लिश में शब्द भंडार के बिना काम चलाना चाहते हैं वो भाई ध्यान दे लें, बिना शब्दों के काम नहीं चलेगा। जब आपके पास शब्द ही नहीं होंगे तो कहां से काम चलेगा? तो भाई काम जो है वो जरूरी है। क्या जरूरी है? कि आप मीनिंग को याद करें, वर्ड मीनिंग्स को याद करें, वर्ड मीनिंग्स को देखें, वर्ड मीनिंग को समझें, जानें। एक एक जितने टफ वर्ड मीनिंग लगते हैं मुझे जितनी मैं उम्मीद करता हूं कि ये मीनिंग बच्चे के नए समझ में आएगा, शायद वो मीनिंग मैंने डाल दिए, सारे टाइप करके यहां पर लिख दिए। आप जो है वो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके, और ऐसे ना करो तो आप मुझे संदेश भेजें, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। इस पीडीएफ में से आप अपने नोटबुक में, रजिस्टर में सारे मीनिंग उतारें, और फिर जो है वो इस लेसन को समझें। तो दोबारा समझें। ड्रेब का मतलब फीकी पड़ गई, नीरस पड़ गई, सविता की पोशाक। ये मीनिंग जब अपन पढ़ेंगे ना तो पाठ वापस थोड़ा थोड़ा याद आएगा, हमें रिपीट हो जाएगा। सिट्स अलोंग साइड, नजदीक बैठी है, एल्डरली वुमन के नजदीक बैठी थी ना वो सविता, एक बुजुर्ग महिला के पास है बैठी थी, और सोल्डरिंग यानी जोड़ रही थी। क्या जोड़ रही थी? पीसेज ऑफ ग्लास जोड़ रही। तो ये आपके सामने है। उसके हाथ मूव मैकेनिकली, मशीन की तरह चलते हैं, टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन के चिमटे की तरह चलते हैं उसके हाथ, मूव मैकेनिकली, टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन की तरह चलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ शी नोज, क्या वह जानती है, उसे पता है क्या? क्या ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होने के कारण प्रश्नवाचक हो गया, हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क है नहीं, पर इफ शी नोज, ठीक है, क्या वह जानती है। सैंक्टिटी, पवित्रता, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, सैक्रिडनेस कहते हैं इसमें, दूसरा वर्ड है सैक्रिडनेस। ठीक है, सैक्रिडनेस मतलब पवित्रता। सिंबलाइजेज यानी प्रतीक है, सिंबलाइजेज यानी प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभत्व है, शुभ का प्रतीक है। क्या है? जो बेंगल्स है मैरिज के अंदर, है ना। डॉन ऑन यानी समझ में आएगा। सविता को समझ में कब आएगा कि सैंक्टिटी जो है वो है इसकी? जब वो डॉन, वैसे मैंने, जब वो दुल्हन बनेगी। डॉन जो है वो क्या होता है? भोर का समय, सुबह का समय, डॉन उच्चारण होता है इसका, डॉन। ये वाला डॉन नहीं है, ज्यादा डॉन बन रहे हो क्या? ये वाला डॉन नहीं है, ये DAWN वाला डॉन है। ठीक है, ड्रैप, ये अच्छा, ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहां पर, ड्रैप्ट विद, DRA है यहां, DRA, ड्रैप्ट विद, लिपटा हुआ। ठीक है, ड्रैप्ट विद, काफी गर्मी है और यहां पर पसीने जो है उससे तरबतर हो रहे हैं, पर क्लास जारी रखनी जरूरी है।
खैर फटाफट करते हैं। ड्रेप्ड विथ, लिपटा हुआ, और डाइड रेड, लाल रंग में, डाइड रेड, लाल रंग में। डाई करते हैं ना आप, डाई करते हैं लाल, डाई, ये डाई, ये होती है स्पेलिंग डाई करने की। ये मत लिख देना कभी कि मैंने डाई करवाई, DIEV, ये मत लिख देना। और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं मैंने डाई मारी, वो डाई नहीं, डाई होता है, ठीक है। तो हिना मेहंदी रोल्ड ऑन टू, चढ़ा दी जाएगी, चढ़ा दी जाएगी, कलाइयों पे चढ़ा दी जाएगी, रिस्ट यानी कलाइयां, ठीक है। ब्राइड दुल्हन होती है, जानते ही हो आप। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी बुजुर्ग महिला की तरह। ये लाइनें कुछ इसलिए डालते हैं कि आपको लाइन क्लियर समझ में आ जाए। ड्रेंड ऑफ जॉय, ड्रेंड ऑफ जॉय, ड्रेंड ऑफ जॉय, खुशी से वंचित, कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी आनंद के बगैर, बिना। वन फुल मील, एक भरपेट भोजन, वो कहती है ना कि मतलब हैव नॉट एंजॉयड वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, सी हैज रिप्ड, ये फसल उसने काटी है, ये फसल काटी है कि पूरी जिंदगी में एक शानदार भोजन नहीं खाया कभी, भरपेट, भरपेट ढंग से भोजन नहीं खाया ना, आनंद लेके। और मतलब उम्र भर यही कमाया कि भरपेट खाना भी कभी नहीं खाया। फ्लोविंग बियर्ड है उसके हस्बैंड की, लहराती हुई दाढ़ी है, बियर्ड बोलेंगे, बियर्ड, फ्लोविंग बियर्ड, लहराती हुई दाढ़ी, बियर्ड यानी दाढ़ी। और एक्सेप्ट के सिवाय बार बार आ रहा है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, हियरिंग हिम, उसे सुनकर। वन वंडर्स, कोई सोचता है, कोई सोचता है। और इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने पा लिया, अचीव यानी पाना, अचीव यानी पाना, प्राप्त करना, जो कि ज्यादातर लोग नहीं पाए। घर बनवा लिया क्या। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा या धन न होने की चीख, पैसा या धन न होने की चीख, रोना धोना। टू डू एनीथिंग, कुछ अलग करना। कैरी ऑन, जारी रखना, कैरी ऑन, कैरी ऑन करें भाई, आप क्लास को कैरी ऑन करते रहें, वीडियोस को कैरी ऑन करें, जारी रखें, मतलब देखना, पढ़ना। रिंग्स यानी गूंजती है, रिंग्स यानी गूंजती है, इको करती है, इको यानी सुर में सुर मिलाना, दोहराना, इको करना, इको करना, इको, ठीक है, इको, CHO है। लमेंट, विलाप करना, रोना पीटना, बुरी तरह से रोना धोना, लमेंट। बिवेल भी कहते हैं, बिमोन भी कहते हैं, बिवेल भी कहते हैं, बिमोन भी कहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बराबर, नए के बराबर चीजें बदली है, समय के साथ नए के बराबर। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। माइंड नमिंग बताया था आपको, माइंड नमिंग यानी दिमाग को सुन्न कर देने वाला, टॉयल यानी परिश्रम, दिमाग को सुन्न कर देने वाला, टॉयल, टॉयल यानी परिश्रम, हार्ड वर्क। और इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी, इनिशिएटिव यानी पहल करना, कुछ नया करना, आगे बढ़कर कुछ खुद ही कुछ आगे करना, आगे बढ़कर कुछ खुद ही नया काम करना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित करना, यूनाइट करना, संगठित करना या यूनाइट करना। कोऑपरेटिव बता दिया था लेसन के दौरान, फिर बता देते हैं। सहकारिता, सहकारिता क्या होती है, मतलब इस प्रकार का कोई संगठन बनाना, इस प्रकार का कोई संगठन बनाना जिसमें कई लोग मिलकर थोड़ा बहुत पैसा लगाकर एक साथ नया कोई काम, जैसे कोई व्यापार या कुटीर उद्योग जैसा कुछ करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव एक काम हो गया। लेकिन वो तो फंसे हुए हैं, हैव फॉलन इनटू, फंस गए हैं वो तो युवा लड़के, तो किसमें फंसे हुए हैं भाई, विशेष सर्किल में फंसे हुए हैं। विशेष सर्किल मतलब दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। कौन से दुष्चक्र में, ऐसा चक्र जिसका कोई अंत नहीं है। किसके चक्रों में, मिडिलमैन के, बिचौलियों के। ट्रैप्ड यानी फंसाया, जिन्होंने ट्रैप्ड पिताओं को फंसाया और फोर फादर्स को फंसाया। वो कहते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाएं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाएं, तो होल्ड अप, हमें घसीटा जाएगा, इसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। बीटन अप, पीटा जाएगा। ड्रैग्ड टू जेल, जेल में पटक दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी का आरोप लगाकर, ठीक है। हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वो कहते हैं नो वन इज अमंग देम, उनके बीच में कोई नहीं है जो टू हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीजों को अलग तरीके से दिखा सके, डिफरेंटली, अलग तरीके से। ये लाइन इसलिए लिखी। टायर्ड, थके हैं वो खुद भी थके हैं, उनके बाप भी थके हुए, पिता भी थके हुए, स्पाइरल में फंसे हुए, चक्र में फंसे हुए हैं। और ये मूव्स, ये चक्कर चलता रहता है एफटी की तरफ। पॉवर्टी, एफटी, एफटी यानी उदासीनता। हैविंग नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है,
कोई नया करने की कोई रुचि नहीं है, पूरे तरह से उदासीन है, ग्रीड में फंसे हुए, लालच में, लालच की तरफ जाता है ये, इनजस्टिस की तरफ ले जाता है ये। और लिसनिंग टू देम, और उन्हें सुनकर दो अलग दुनिया, दो स्पष्ट सी अलग दुनिया, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, डिस्टिंक्ट उच्चारण है इसका, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो स्पष्ट या अलग संसार नजर आते हैं। वो कोट पकड़े हुए हैं किसमें? वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का जाल, बर्डन्ड, बोझ से दबे हुए हैं वो। किसके बोझ से? स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक, कि वो जाति का परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो काम है वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है। और कीपर्स ऑफ लॉ होते हैं कानून के रखवाले, कीपर यानी रखवाले कानून के, लॉ ब्यूरोक्रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह, बताया था ना आपको, आईएएस वगैरह, आईपीएस, है ना, कलेक्टर, एसडीएम, आईजी, ये सब इस प्रकार के, तहसीलदार, ये सारे क्या है? ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह है। पॉलिटिशियन, राजनेता, इन्होंने सबने मिलकर इम्पोज यानी लाद दिया है, थोप दिया है। क्या लाद दिया है? बैगेज लाद दिया है। किस पर? उस बच्चे पर, उस लड़के पर, मतलब उस लड़के मतलब कोई पर्टिकुलर लड़का नहीं है, बाल श्रमिकों की बात हो रही है यहाँ पर, चाइल्ड लेबरर की बात हो रही है। बैगेज यानी बोझ या वजन। अवेयर, इससे पहले कि उसे वो अवेयर हो, पता चले, जागरूक हो, इससे पहले उस पर लाद दिया गया है। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करने का मतलब होगा टू डेयर, कुछ और करने का मतलब क्या होगा? चुनौती देना। चुनौती देना उनके ग्रोविंग अप का पार्ट नहीं है, लेकिन सेंस फ्लैश, वो चमक देखती है किसमें? मुकेश में, कि वो कुछ अलग करेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप खुद ही जवाब दीजिए, क्या बनेगा वो देख लेना। आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। ठीक है। रिपीट्स यानी वो दोहराता है फिर भी, और वो, अब देखो क्या बनेगा, वो मोटर मैकेनिक बनेगा। मोटर मैकेनिक बनेगा तो कहां जाएगा? गैरेज। गैरेज का क्या होता है? वो जगह जहां पर मोटर गाड़ियां ठीक की जाती है। ठीक है। स्टीयरिंग, घूरता हुआ वो मरमर बड़बड़ाता बोलता है, लेकिन अभी उसको रिग्रेट नहीं हुआ है, अभी पछतावा नहीं हुआ है, क्योंकि हटलिंग डाउन, खड़खड़ाती हुई दौड़ती है गाड़ियां, उसके कारें। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम जो है वो मुश्किल से ही न के बराबर विमान उड़ते हैं। तो ये है इस पार्ट की वोकेबलरी, और जो है वो ये अपना टॉपिक यहां पर पूरा हो गया है। ये चैप्टर जो 2 पार्ट हैं इसके, उसमें पूरा हो चुका है। सीमापुरी, दिल्ली, रैग पिकर्स और साहेब वाला भाग अपने अलग क्लासेस में पूरा कर लिया। फिरोजाबाद, मुकेश और बेंगल इंडस्ट्री वाला भाग अपने अलग क्लासेस में पूरा कर लिया। साहेब वाले भाग के अपन क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं पार्ट के, और इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर और अदर क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में जो इंपॉर्टेंट नोट्स, समरी वगैरह, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन क्लासेस को अच्छे से देखें, अपने सुझाव हो सके तो मुझे भेजें, और बने रहें, और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, उन तक भी ये क्लासेस आप पहुंचाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।